साथियों, मैं शिवम। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रास्नातक हिंदी द्वितीय वर्ष का छात्र हूं। आज मैं आप सबों के सामने उपस्थित हूं 2024 सीयूईटी पीजी हिंदी के प्रश्न पत्र पर चर्चा के लिए। इस प्रश्न पत्र का पीडीएफ और डेली क्विजेस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम आज देखेंगे 2024 का सीयूईटी पीजी हिंदी का प्रश्न पत्र और देखेंगे कि पैटर्न क्या रहा और प्रश्नों के उत्तर देखेंगे और एक आंकड़ा लगाने का प्रयास करेंगे, एक अंदाजा लगाने का प्रयास करेंगे कि किस भाग से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं और हमको किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया है। तो काव्य हेतु जो होता है, काव्य हेतु का तात्पर्य है कि रचना के हेतु किस चीज की जरूरत होती है कवि को, इसको बोलते हैं काव्य हेतु। तो काव्य हेतु के लिए वामन ने एक सूत्र दिया, लोको विद्या प्रकीर्णस्य, लोको विद्या प्रकीर्णस्य काव्यांगिनी। तो उन्होंने बताया कि लोक, विद्या और प्रकीर्ण ये काव्य के अंग होते हैं, काव्यांग होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है काव्योग हेतुर्ना कारणम जायते व्युत्पत्ति। दरअसल यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे होना चाहिए काव्यांग और ये इस वजह से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने बोला है लोको विद्या प्रकीर्णस काव्यांगिनी, तो इस हिसाब से पहला आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है आज्ञावाचक वाक्य का सही उदाहरण इनमें से कौन है। तो आज्ञावाचक वाक्य वो होता है जिसमें आज्ञा देने का बोध हो। तो पहला ऑप्शन है परिश्रम से सफलता निश्चित है, दूसरा ऑप्शन है परिश्रम करो सफलता निश्चित है, तीसरा ऑप्शन है परिश्रम करोगे तो सफलता निश्चय ही मिलेगी और चौथा ऑप्शन है संभवतः परिश्रम से सफलता निश्चित है। तो अगर हम दूसरे ऑप्शन में देखें तो परिश्रम करो, इसमें आज्ञा का बोध हो रहा है, तो इसलिए यह आज्ञावाचक वाक्य माना जाएगा और दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पहली सूची में उपन्यासों के नाम दिए गए हैं और दूसरी सूची में उपन्यासकारों के नाम दिए गए हैं। तो सभी उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों के नाम से सुमेलित करना है। पहला उपन्यास है श्यामा स्वप्न। श्यामा स्वप्न जो कि जगमोहन सिंह का उपन्यास है। इसके अलावा मुर्दों का टीला रांगे राघव का उपन्यास है। इसके अलावा अगर मुर्दों का टीला के अलावा अगर देखा जाए तो इनका एक उपन्यास है कब तक पुकारूं, बहुत फेमस उपन्यास है कब तक पुकारूं। एक है इनका चीवर, एक उपन्यास है, और मुर्दों का टीला तो है ही। इसके अलावा अगला है उपन्यास सोना और खून जिसके रचनाकार हैं चतुरसेन शास्त्री। इसके अलावा चतुरसेन शास्त्री के और जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है वैशाली की नगरवधू। वैशाली की नगरवधू। मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा उसके साथ। तो और इसके अलावा वयम रक्षाम एक उपन्यास है और एक आलमगीर है। ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, ये आपको याद होने चाहिए, परीक्षा में यहां से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा परख जो उपन्यास है उसके रचनाकार हैं जैनेन्द्र। जैनेन्द्र के बहुत सारे उपन्यास हैं जिनमें महत्वपूर्ण है त्यागपत्र, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसके अलावा एक सुनीता है, एक सुखदा है, एक विवर्त है। इसके अलावा एक मुक्तिबोध करके उपन्यास है इनका, और बहुत सारे उपन्यास इन्होंने लिखे हैं, अनाम स्वामी, ऐसे बहुत सारे उपन्यास हैं। तो आप जैनेन्द्र बहुत महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं तो उनकी रचनाओं को आप ध्यान में रखें। तो इस हिसाब से ए का हो जाएगा सेकंड, ए का सेकंड इसमें है तो ये दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बी का हो जाएगा तीसरा और सी का 4 और डी का 1। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं और दोनों कथनों को पढ़ के फिर प्रश्न का उत्तर देना है। पहला कथन है कि प्रेमचंद मूलतः कृषक जीवन के रचनाकार हैं और दूसरा कथन है कि इसका चित्रण वे निर्मला और सेवा सदन में करते हैं। तो आप देखें कि प्रेमचंद मूलतः कृषक जीवन के रचनाकार हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि उन्होंने एक उपन्यास लिखा गोदान,
और गोदान के बारे में कहा जाता है कि वह कृषक जीवन का महाकाव्य है। गोदान को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। इसके अलावा और भी कहानियां और उपन्यासों में कृषक जीवन की झलक दिखती है प्रेमचंद के। जैसे पूस की रात अगर आप देखें तो वहां पे भी एक किसान की समस्या है जो ऋण से ग्रसित है। इसके अलावा दो बैलों की कथा और भी बहुत सारी रचनाएं प्रेमचंद की जिसमें आपको कृषक जीवन की झलक दिखेगी। दूसरा कथन है कि इसका चित्रण में निर्मला और सेवा सदन में करते हैं। दरअसल ये जो दोनों उपन्यास है निर्मला और सेवा सदन, ये कृषक जीवन से संबंधित उपन्यास नहीं है। निर्मला अगर आप देखें तो निर्मला का रचना काल 1927 है और निर्मला मूलतः लिखा गया है अनमेल विवाह की समस्या पर। अनमेल विवाह की समस्या पे लिखा गया है। और जो सेवा सदन है ये सबसे पहले लिखा गया था उर्दू में बाजारे हुस्न नाम से। बाजारे हुस्न नाम से ये लिखा गया था। 1917 में ये उपन्यास आया था। इसके बाद इसका हिंदी में तज़किरा किया प्रेमचंद ने ही सेवा सदन नाम से 1918 में। हिंदी में ये उपन्यास आया 1918 ईस्वी में हिंदी में। और ये मूलतः लिखा गया है वैश्याओं की समस्या पर, वैश्यावृत्ति की समस्या पे लिखा गया है। तो इस प्रकार से ये जो दोनों उपन्यास हैं इनका संबंध कृषक जीवन से नहीं है। ये अगर आप कहना चाहें तो स्त्री जीवन से ज्यादा संबंध रखने वाले उपन्यास हैं। तो इस प्रकार से पहला कथन सही हो जाएगा और दूसरा कथन असत्य। पहला कथन सत्य है किंतु दूसरा कथन असत्य है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पे भी दो कथन दिए गए हैं, पहले कथन और उसके बाद उसका कारण दिया गया है। आपको उत्तर चुनना है। पहला कथन है श्रीति कर काहू सुख न लगो। यहाँ पे श्रीति नहीं होगा, प्रीति होना चाहिए। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, ये प्रीति होगा। प्रीति कर काहू सुख न लगो, प्रीति पतंग कर दीपक सो आपो प्राण दगो। और कारण दिया गया है कि रूढ़ी लक्षणा, जहां रूढ़ी के कारण मुख्यार्थ को छोड़कर उसे संबंध रखने वाला लाक्षणिक अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहां पर रूढ़ी लक्षण होता है। तो पहले हम पंक्ति देखते हैं। प्रीति कर काहू सुख न लगो, प्रीति पतंग करी दीपक सो आपन प्राण दगो। ये सूरदास की पंक्ति है और इसका अर्थ ये है मूलतः कि प्रीति कर काहू सुख न लगो, मतलब प्रेम करके किसी को सुख प्राप्त नहीं होता है। जैसे पतंगा है वो दीपक से प्रेम करता है और दीपक से प्रेम के कारण ही वो अपना प्राण खो देता है। तो ये इसका अर्थ है और सूरदास की ये पंक्ति है। आप देखिए रूढ़ी लक्षणा, कारण जो दे रहा है कि रूढ़ी लक्षणा, जहां रूढ़ी के कारण मुख्यार्थ को छोड़कर उससे संबंध रखने वाला लाक्षणिक अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहां पे रूढ़ी लक्षणा होता है। तो यहाँ पे जो कारण इन्होंने दिया है वहां पे दरअसल लक्षणा शब्द शक्ति की बात हो रही है। तो जैसे हम जानते हैं मुख्यतः 3 शब्द शक्तियां होती हैं, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा। तो लक्षणा जो शब्द शक्ति है अगर हम यहाँ पे समझ लें तो लक्षणा शब्द शक्ति के मूलतः 2 भाग किए जाते हैं। एक होता है रूढ़ी लक्षणा, रूढ़ी लक्षणा, और दूसरा प्रयोजनवती लक्षणा। तो जहां पर किसी रूढ़ी के कारण हम मुख्यार्थ को ना लेके उसके लक्ष्यार्थ को लेते हैं, वहां पे रूढ़ी लक्षणा होती है। जैसे कोई मुहावरा हो गया या जन सामान्य में प्रचलित कोई रूढ़ी हो गई, तो उस रूढ़ी के कारण उस रूढ़ी का एक अलग अर्थ होता है जो मुख्यार्थ से भिन्न होता है। तो इस प्रकार से वहां पे रूढ़ी लक्षणा होता है। और प्रयोजनवती लक्षणा, जब हम किसी विशेष प्रयोजन के आधार पे मुख्यार्थ ना लेके लक्ष्यार्थ लेते हैं तो प्रयोजनवती लक्षणा होती है। तो जैसे अब हम यहाँ पे देखें कि जो पतंगा और दीपक के जो प्रेम की एक रूढ़ी है वो हिंदी साहित्य में बहुत प्रचलित है और लोक सामान्य में भी प्रचलित है। तो यहाँ पे ये रूढ़ी का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पे ये जो अभिकथन है और जो कारण है ये दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। अगले प्रश्न की ओर हम आए तो ये प्रश्न नंबर 6, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं कहलाता है।
तो हमें पता है जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे आप कोई भी एग्जाम्पल ले लें, राम श्याम, राम लक्ष्मण, सीता गीता, ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। अव्ययी भाव जो समास होता है इसमें पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान, और जो बहुब्रीहि समास होता है उसमें पहला और दूसरा पद मिलके किसी तीसरे अर्थ की सृष्टि करते हैं, मतलब वहां पे कोई तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे आप चंद्रशेखर ले लें, चंद्र है शिखर पे, जिसके अर्थात शिव, तो ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो गया। जो तत्पुरुष समास है इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित में से 84 सिद्धों के अंतर्गत नहीं है। तो 84 सिद्धों का वैसे तो नाम याद नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ कुछ महत्वपूर्ण है जिनका नाम आपको याद रखना है। उनमें अगर आप देखें भी एक प्रकार से, तो जितने के नाम में अगर आप देखेंगे कि पा है, जैसे लुईपा, कणप्पा, बीरूपा, डोंबिप्पा, ये सभी मतलब आपको सिद्धों के अंतर दिखेंगे। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि और जितने भी पा हैं और प्लस इसके अलावा 3 आपको और मिलेंगे जिनका आपको याद करना है, नागार्जुन, लक्ष्मीकरा और जयानंद। ये 3 अगर आप नाम याद कर लेंगे और उसके बाद जितने के भी नाम में पा आए वो सभी सिद्ध हैं। तो यहाँ पे किसके किसके नाम में आ रहा है, लुईपा हो गए, कणप्पा हो गए और बीरूपा हो गए, ये तीनों आएंगे 84 सिद्धों के अंतर्गत। देवसेन और स्वयंभू नहीं है, मतलब सी और ई ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े। यहाँ पे भी एक कथन और एक कारण दिया गया है। इसमें कथन है कि रुद्रट ने शांत एवं प्रयाण 2 नए रसों का उल्लेख किया है और शांत रस का स्थायी भाव सम्यक ज्ञान को माना है। तो रुद्रट ने शांत रस और प्रयाण 2 नए रसों का उल्लेख किया, यह बात बिल्कुल सही है। हालांकि शांत रस उद्भट ने भी माना है, लेकिन उस पर डिबेट है। तो यहाँ पे हम इसको सही मानते हैं कि शांत और प्रयाण 2 नए रसों का उल्लेख रुद्रट ने किया और शांत रस का स्थायी भाव सम्यक ज्ञान को माना है। तो कथन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन 1949 ईस्वी, 1943 ईस्वी, 1954 ईस्वी और 1950 ईस्वी। तो हमें पता है कि 1954 ईस्वी में नई कविता नामक एक पत्रिका निकली थी जो प्रयागराज से प्रकाशित हुई, प्रयाग से निकली ये पत्रिका, और 3 लोगों ने मिलकर इसका संपादन किया, जिसमें डॉक्टर जगदीश गुप्त थे, रामस्वरूप चतुर्वेदी और तीसरे थे विजय देव नारायण शाही। तो इन तीनों ने मिलकर नई कविता नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन किया। 1954 में यह पत्रिका प्रयागराज से निकली। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रेत समाधि किस विधा की कृति है? तो ये दरअसल प्रश्न पूछा गया है मूलतः अगर आप अपने समसामयिक मुद्दों पे ध्यान रखते हो तो 2022 में एक कृति आई, मतलब रेत समाधि नामक जो ये रचना है, 2022 में इसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल बुकर प्राइज से, और ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज को जीतने वाली हिंदी की पहली कृति है। तो इसकी रचना हुई मूलतः 2018 में और इसकी जो लेखिका हैं उनका नाम है गीतांजलि श्री, और ये उपन्यास विधा की रचना है। तो ये ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। और आप इसकी मदद से इन सभी फैक्ट्स को भी देखते हुए चलें, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले वर्षों में यहां से भी प्रश्न बने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाव प्रकाश के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए कुंभन दास, बी हरिराय, सी तुलसीदास और डी परमानंद दास। तो भाव प्रकाश हम जानते हैं ये भक्ति काल की रचना है जिसके लेखक हैं हरिराय। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और ये कम्युनिकेशन से है,
मूलतः प्रश्न आपका जो प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत आता है या संचार माध्यमों के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे संचार के तत्व, संचार के माध्यम और संचार के कार्य, अमौखिक संचार के अभिव्यक्ति, इन चारों को आपको ढूंढना है, इसमें तलाशना है। तो पहले हम देखते हैं संचार के तत्व। तो संचार के तत्व में अगर आप देखें तो सोर्स, डिकोडिंग, मैसेज और ये जो शोर होता है, ये संचार के तत्व होते हैं। हालांकि इसमें भी कई सारे पाश्चात्य के विद्वान रहे जिन्होंने अपने अपने हिसाब से अलग अलग तत्वों को माना, लेकिन मूलतः ये जो स्रोत हैं, डिकोडिंग, संदेश और शोर हैं, ये संचार के तत्व, ये आधारभूत तत्व हैं जिनको लगभग सभी ने माना। संचार के माध्यम अगर आप देखें तो कॉमन सेंस से भी आप बता सकते हैं कि इंटरनेट, टीवी, रेडियो, टेलीफोन, ये संचार के माध्यम है। अमौखिक संचार के अभिव्यक्ति, मतलब अमौखिक, बिना बोले आप किस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं, तो वो खुशी, डर, गम आदि जो भावनाएं हैं उस हिसाब से। और संचार के जो कार्य हैं वो प्राप्ति, नियंत्रण, सूचना, अभिव्यक्ति, ये सारे कार्य होते हैं संचार के। तो इस हिसाब से ए का हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा 4, ये दोनों ऑप्शन में दिख रहा है, और सी का सेकेंड, मतलब ये ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और विद्यानिवास मिश्र। तुमको पता है कि शुक्ल जी ने एक बहुत प्रसिद्ध किताब लिखी जिसको हिंदी साहित्य के इतिहास में बाइबल की तरह माना जाता है, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो शुक्ल ने वहां पे जो आधुनिक काल है उसको गद्य काल कहा, और ये बताया कि इस काल में मूलतः जो है गद्य का प्रस्फुटन हुआ, गद्य का विस्फोट हुआ, तो इस वजह से उसको गद्य काल की संज्ञा इन्होंने दी शुक्ल जी ने। तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक भाषा के रूप में हिंदी को टंकण, आशुलेखन, वाणिज्यिक पत्राचार और नई आर्थिक शब्दावलियों से आपूरित करना है। दूसरा कथन है, प्रशासनिक वर्ग के अंतर्गत टिप्पण, पारिभाषिक शब्दावली, संक्षेपण आदि महत्वपूर्ण है। तो आप देखें, वाणिज्यिक भाषा मतलब कॉमर्शियल लैंग्वेज जो होती है, कॉमर्शियल लैंग्वेज के रूप में अगर हिंदी को लाना है तो उसमें क्या क्या सुधार किए जाएंगे हिंदी में। तो पहला है टंकण, मतलब टाइपिंग जो है, टाइपिंग में सुधार होने चाहिए। कि दरअसल क्या है कि हिंदी भाषा को लेके बहुत दिनों से जद्दोजहद रही कि हिंदी को तकनीकी भाषा बनाने के लिए उसमें टाइपिंग के जो उपकरण हैं उनको कैसे सामने लाया जाए, और उसमें बहुत सारे सुधारों की जो आवश्यकता थी उसको पूरा करने के लिए। तो किसी भी भाषा को अगर आप एक कॉमर्शियल लैंग्वेज बनाना चाहते हैं तो कुछ जो तकनीकी उपकरण है उनसे उस भाषा को लैस होना जरूरी है। उसमें सबसे जरूरी चीज आती है कि उसका आपके पास टाइपिंग की जो एबिलिटी है उस भाषा में हो, और आप इंटरनेट पे उसको टाइप कर सकें, या जो तकनीक है उसमें आप उसको उपयोग में ला सकें। तो टंकण, आशुलेखन, वाणिज्यिक पत्राचार और जो नई आर्थिक शब्दावलियां हैं उनसे भी उसको आपूरित किया जाना चाहिए। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन है, प्रशासनिक वर्ग के अंतर्गत टिप्पण यानी नोट, पारिभाषिक शब्दावली और संक्षेपण आदि महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल कि प्रशासनिक वर्ग के अंतर्गत अगर आप किसी भाषा को उपयोग में ला रहे हैं तो उसके लिए कुछ पारिभाषिक शब्दावलियां हैं, उनसे भाषा को लैस होना चाहिए। तो कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक श्लोक दिया हुआ है और पूछा गया है कि एक श्लोक या जो उक्ति है वह किस आचार्य की है। उक्ति में पढ़ देता हूं, किश्चिदर्श रसादृते प्रवर्तते, ना ही रसादृते कश्चिदर्श प्रवर्तते। मतलब बिना रस के कोई भी अर्थ प्रवृत्त नहीं होता है, या बिना रस के किसी भी अर्थ की सृष्टि नहीं होती है। तो यह कथन हम सभी जानते हैं कि भरत मुनि का है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र नामक एक ग्रंथ की रचना की जहां पे इन्होंने रस का उल्लेख किया। इसके 6वें अध्याय में, मूलतः इन्होंने 6वें अध्याय में रस की बात की, और वहां पे इन्होंने ये सूत्र दिया, ना ही रसादृते कश्चिदर्थ प्रवर्तते। और इसके बाद वो बोलते हैं कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस रस व्युत्पत्ति, और रस की वो बात करते हैं। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है। तो हम सभी जानते हैं वर्तमान काल के भेद को लेके पिछले साल का अगर आप प्रश्न पत्र देखें 2023 का, तो वहां पे एक प्रश्न को लेके जद्दोजहद थी कि वर्तमान काल के भेद आप 5 माने या 6 माने।
तो कुछ पुस्तकों में 5 दिया है, कुछ में 6। जो एनटीए ने सही उत्तर माना था वो वर्तमान काल के 6 भेदों को माना था। तो हम देख लेते हैं कि वो 6 भेद कौन कौन से हैं। तो पहला आता है संपूर्ण वर्तमान काल, दूसरा आता है पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान, तीसरा आता है अपूर्ण वर्तमान, चौथा आता है तात्कालिक वर्तमान, पांचवा आता है संदिग्ध वर्तमान, और छठवां आता है संभाव्य वर्तमान। तो ये कुल मिला के 6 भेद हैं वर्तमान काल के। तो इसमें आप देखें सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, और ये जो संपूर्ण वर्तमान है ये वर्तमान काल का भेद नहीं है। तो प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है। तो ऑप्शन 4 आपका संपूर्ण वर्तमान ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है समाचार सुधा वर्षण का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन है 1826, 2 1854, 3 1954 और 4 1829। तो अगर आप कॉमन सेंस से भी देखने का प्रयास करें तो 1854 और 1954 लिखा हुआ है, मतलब आप गेस कर सकते हैं कि संभावना इन दोनों ऑप्शंस में से किसी एक का उत्तर होने की ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने का प्रयास कर रहा है। दरअसल ये 1854 में निकला हुआ पत्र है समाचार सुधा वर्षण, जिसको श्याम सुंदर सेन ने निकाला कलकत्ता से। श्याम सुंदर सेन ने निकाला इस पत्र को और कलकत्ता से यह पत्र निकला। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र है। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र है और ये हिंदी के अलावा बांग्ला में भी निकला। तो हिंदी और बांग्ला 2 भाषाओं में यह पत्र निकला। तो इस प्रकार से ये जो आपका ऑप्शन सेकंड है 1854 ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है व्याकरण से, संधि से है ये प्रश्न। निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन है निष्फल, तथापि, पुरस्कार, प्रत्येक और भास्कर। तो हम इन सभी का संधि विच्छेद कर लेंगे और जिसमें विसर्ग आएगा उससे हम अपना उत्तर निकाल लेंगे। तो करते हैं। निष्फल का जो संधि विच्छेद होगा वो निह धन फल होगा। इसके अलावा तथापि का जो संधि विच्छेद होगा तथा प्लस अपि होगा। पुरस्कार का संधि विच्छेद पुरः धन कार। प्रत्येक का प्रति प्लस एक और भास्कर का भ धन कर। तो यहाँ पे ये जो पहला, तीसरा और पांचवा जो ऑप्शन है इसमें विसर्ग आ रहे हैं और विसर्ग संधि को पहचानने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि उसमें विसर्ग आता है। तो इसलिए ए, सी और ई आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि तीसरे ऑप्शन में है ए, सी, ई। ये तीनों विसर्ग संधि है। तथापि का अगर हम देखें तो यहाँ पे बड़ा आ और छोटा आ मिलके, मतलब आ और अ मिलके बड़े आ की सृष्टि कर रहे हैं। तो यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पे प्रत्येक में प्रति प्लस एक है, मतलब छोटी ई है, मतलब ई और ए मिलके या की सृष्टि कर रहे हैं, तो यण संधि हो जाएगा। हालांकि यण संधि में एक और प्रकार होता है जहां पे या के स्थान पे वा बनता है, तो उसको हम आगे समझेंगे। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्रियों में कौन सा विकल्प शामिल नहीं है। तो इतिहास लेखन में कौन कौन सी चीजें काम आती हैं और किस चीज का उपयोग नहीं है, इसको हमें जानना है। तो पहला है शिलालेख, जो बिल्कुल जरूरी है। ताम्रपत्र भी जरूरी है, सिक्के भी जरूरी हैं, क्योंकि सिक्कों पे बहुत सारी चीजें छपी होती है। और मूलतः अगर आप इतिहास में देखें तो सिक्के बहुत आधारभूत तत्व होते हैं इतिहास लेखन के। संगत, इसका कोई कार्य नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2 कथन दिए गए हैं और दोनों को पढ़ के आपको उत्तर
तक पहुंचना है। पहला कथन है पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद बरदाई हैं, और दूसरा कथन है चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के समकालीन हैं। तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद बरदाई हैं, यह कथन बिल्कुल सही है। शुक्ल जी ने कहा है कि पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य है और चंद बरदाई हिंदी के पहले महाकवि हैं, तो ये सही हो जाएगा। और चंद बरदाई, उसमें चंद कैरेक्टर भी हैं, चंद बरदाई खुद पृथ्वीराज रासो में कैरेक्टर भी हैं, और वो बहुत फेमस उनकी पंक्ति है कि 4 बास 24 गज अंगुलिष्ठ प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मच चुके चौहान। तो इस प्रकार से ये दोनों कथन जो है वो सही हो जाएंगे। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कुछ संस्थाएं हैं और उनका स्थापना वर्ष दिया गया है, आपको मिलान करना है। पहली संस्था है हिंदुस्तानी अकादमी प्रयाग, दूसरा है हिंदुस्तानी प्रचार सभा वर्धा, तीसरा है बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना, और चौथा है साहित्य अकादमी नई दिल्ली। तो जो हिंदुस्तानी अकादमी प्रयाग है, इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में हुई, और हिंदुस्तानी प्रचार सभा वर्धा की स्थापना महात्मा गांधी ने की हिंदी के प्रचार के लिए 1942 ईस्वी में। इसके अलावा बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना 1947 में हुई, एकदम आजादी के वर्ष में। हालांकि कुछ जगहों पे ये 1948 भी आपको मिलेगा, बिहार राष्ट्रभाषा पटना का स्थापना वर्ष। और साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना हुई 1954। तो ए का सेकंड, मतलब आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। एक काव्य पंक्ति दी हुई है और पूछा गया है कि इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। पंक्ति है भल्ला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु लज्जे जमतु भय से हुज्जे भग्गा घरियंतु। तो ये पंक्ति आपको ऑप्शन दिया गया है हेमचंद्र, सरहपा, विद्याधर और मेरुतु। तो इस पंक्ति का जो अर्थ है भला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु लज्जे जमतुम भयम से हुज्जे भग्गा घरियंतु, मतलब नायिका कह रही है कि अच्छा हुआ जो मेरा पति युद्ध में मारा गया, अगर वो युद्ध से भाग कर आ जाता घर पे तो लज्जा के कारण मैं मर जाती। ये पंक्ति हेमचंद्र की है, और हेमचंद्र को प्राकृत का पारणी कहा जाता है। इनकी रचना है सिद्ध हेम शब्दानुशासन, या प्रकृत व्याकरण भी इसको कहते हैं, प्राकृत व्याकरण। सिद्ध हेम शब्दानुशासन। जैन परंपरा के कवि हैं मूलतः हेमचंद्र। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसको प्राकृत व्याकरण भी कहते हैं। इसी पुस्तक की रचना के हेतु इनको प्राकृत का पारणी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर 1 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन और उसके बाद उसका कारण दिया गया है, आपको उत्तर तलाशना है। कथन है कि भामा के अनुसार काव्य के 6 प्रयोजन हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, प्रीति और प्रीति। कारण है यहाँ पे कीर्ति और अर्थ का संबंध कवि से है। श्रेष्ठ काव्य रचना से कवि को यश और धन की प्राप्ति होती है। तो पहला कथन सही है कि भामा के अनुसार काव्य के 6 प्रयोजन हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, प्रीति और प्रीति। और जो कारण है कि यहाँ पे कीर्ति तथा अर्थ का संबंध कवि से है, तो बिल्कुल कीर्ति और अर्थ का संबंध। दरअसल प्रयोजन से तात्पर्य है काव्य प्रयोजन से कि किस प्रयोजन के कारण जो कवि है वो रचना करता है। तो कुछ जो प्रयोजन है वो केवल कवि पे लागू होते हैं, और कुछ प्रयोजन इसलिए भी हैं कि जैसे काव्य रचना का क्या प्रयोजन हो, कि काव्य क्यों लिखा जाए, उसका क्या प्रयोजन हो काव्य रचना का। और दूसरी बात यह है, इसकी दूसरी व्याख्या है कि काव्य का आस्वाद क्यों किया जाए, मतलब उसका आस्वादन क्यों किया जाए, पढ़ा क्यों जाए रचना को। तो वो जो प्रयोजन है वो मूलतः पाठक के भी दृष्टिकोण पे लागू हो सकते हैं और कवि पे भी। तो जो अर्थ और कीर्ति है ये मूलतः इसका संबंध कवि से है, और श्रेष्ठ काव्य रचना से कवि को यश और धन की प्राप्ति होती है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है। तो 10 तस्वीरें ऑप्शन है उपन्यास, नाटक, कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण। तो 10 तस्वीरें हम जानते हैं जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। आमतौर पे ये अपने नाटकों के लिए प्रसिद्ध है, जगदीश चंद्र माथुर। और इसकी जो विधा है वो रेखाचित्र संस्मरण की विधा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक उक्ति दी हुई है और पूछा गया है कि काव्य लक्षण या युक्ति किस
रचनाकार की है या किस आचार्य की है? तो तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापी। तो ये जो लक्षण है मूलतः अगर आप देखें काव्य लक्षण है कि काव्य की पहचान कैसे की जाए ना। मूलतः आप अगर मान के चले तो काव्य की परिभाषा क्या हो, तो इसको काव्य लक्षण संस्कृत काव्य शास्त्र में कहा गया। भामा ने कहा कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम। इसके अलावा आप अगर देखें तो आचार्य विश्वनाथ ने कहा वाक्यम रसात्मक काव्यम। और आचार्य मम्मट ने कहा तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापी। तो ऑप्शन जो थर्ड आपका है आचार्य मम्मट, ये सही हो जाएगा। और आप ये भी याद कर सकते हैं कि भामा ने क्या कहा और विश्वनाथ ने क्या कहा, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण आचार्य हैं और इनसे भी अगले वर्षों में प्रश्न पूछे जाने की आशंका है, तो आप ये देखते चलें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस कवि ने रीति को काव्य का द्वार कहा है? ऑप्शन है घनानंद, देव, आलम और शेख। तो देव ने रीति को काव्य का द्वार कहा है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो कुछ रचनाएं दी हुई हैं और उनके रचनाकार दिए हुए हैं, आपको सुमेलित करना है। पहली रचना है मंटो मेरा दुश्मन, दूसरा है सिंहावलोकन, तीसरा है जंजीरें और दीवारें, चौथा है ये और वे। तो मंटो मेरा दुश्मन उपेंद्र नाथ अश्क की रचना है, सिंहावलोकन यशपाल की रचना है, जंजीरें और दीवारें रामवृक्ष बेनीपुरी, और ये और वे जैनेन्द्र कुमार की रचना है। तो ऑप्शन ए का हो जाएगा थर्ड और बी का हो जाएगा फोर्थ और सी का हो जाएगा फर्स्ट। तो ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा, डी का सेकंड। तो चौथा ऑप्शन आपका सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जितेंद्रिय का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा सही है? तो जितेंद्रिय का संधि विच्छेद कर लेते हैं। जित प्लस इंद्रिय होता है, तो जित प्लस इंद्रिय बराबर जितेंद्रिय, ऑप्शन थर्ड में आपके दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे अ और ई से ए जो है आ और ई के संधि से जो है ए का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार से जितेंद्रिय का संधि जित प्लस इंद्रिय। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में सूचना का दिव्यास्त्र किसे कहा गया है? रेडियो, वार्तालाप, संवाद, विज्ञापन। तो अगर आप देखें तो सूचना का जो दिव्यास्त्र है वो विज्ञापन को कहा जाता है, क्योंकि विज्ञापन जो होता है वो सूचना को बहुत प्रभावी बनाता है। और अगर आप देखें कि विज्ञापन का जो रोल है वो इस जो बाजारवादी युग है इसमें बहुत ज्यादा है, और किसी भी सूचना को आप तक पहुंचाने के लिए जो विज्ञापन है वो दिव्यास्त्र का काम करता है। तो सूचना का दिव्यास्त्र विज्ञापन को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे एक कथन दिया गया है और दूसरा कारण दिया गया है, आपको उस हिसाब से उत्तरों को चुनना है। पहला कथन है कि अंतरंग संस्मरणों में जयशंकर प्रसाद श्री पुरुषोत्तम दास मोदी द्वारा संपादित एक दुर्लभ संस्मरण संग्रह है। एक मिनट, अब शायद अच्छे से विजुअल हो। तो अंतरंग संस्मरणों में जयशंकर प्रसाद श्री पुरुषोत्तम दास मोदी द्वारा संपादित एक दुर्लभ संस्मरण संग्रह है। और कारण है एक नाव के यात्री, दस्तावेज के संपादक, कवि समीक्षक श्री विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के संस्मरणों का संग्रह है। तो हम जानते हैं कि अंतरंग संस्मरणों में जयशंकर प्रसाद ये पुरुषोत्तम दास मोदी द्वारा संपादित एक संस्मरण संग्रह है जो 2001 में आया। और इसके अलावा एक नाव के यात्री जो है वो भी 2001 में आई हुई रचना है। आप अगर ध्यान दें तो एक नाव के यात्री नाम से गुलशेर सानी की एक कहानी भी है, लेकिन यहाँ पे उस कहानी की बात नहीं है, यहाँ पे संस्मरण संग्रह की बात है। तो एक नाव के यात्री विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का संस्मरण संग्रह भी है। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन
जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग संस्मरण संग्रहों की बात हो रही है जिसमें कोई तादाद में नहीं है। तो ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देसिल बाणा सब्जन मिठा तम तैसन जंपो हट्टा। ये पूरी पंक्ति है, यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है देसिल बाणा सब्जन मिठा। यह पंक्ति किस कवि की लिखी हुई है? तो आप सभी अगर कोई भी बहुत वो शुरुआती दौर में है तैयारी के, फिर भी उसको याद होगा। ये पंक्ति देसिल बाणा सब्जन मिठा तम तैसन जंपो हट्टा, ये विद्यापति की उक्ति है जो बहुत प्रसिद्ध है। जो देसी बोली है या जो लोक की भाषा है उसको स्थापित करने के लिए विद्यापति लिखते हैं देसिल बाना सब्जन मिठा, कि जो देसी भाषा है वो सबसे मीठी है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, काव्य लक्षण प्रस्तुत करने वाले आचार्यों में कौन आचार्य रसवादी हैं? तो हम जानते हैं कि भामा ने अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तन किया। तो भामा तो अलंकार संप्रदाय से हैं, क्योंकि उन्होंने अलंकार संप्रदाय के वो प्रवर्तक ही माने जाते हैं। इसके अलावा जो पंडित राज जगन्नाथ हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है रस गंगाधर। दंडी को भी अलंकार संप्रदाय का ही आचार्य माना जाता है। और इसके अलावा वामन ने तो वक्रोक्ति संप्रदाय, शायद मैं बोल रहा हूं, आप चेक कर सकते हैं, वैसे वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन माने जाते हैं। तो ये पंडित राज जगन्नाथ ने पुस्तक लिखी रस गंगाधर, जो कि रस की व्याख्या करने वाला एक ग्रंथ है। तो ये रसवादी आचार्य हैं पंडित राज जगन्नाथ। ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ काव्य पंक्तियां दी हुई हैं, उनको रचनाकार के साथ सुमेलित करना है। पहली पंक्ति है, दशरथ सुत त्रिलोक बखाना। तो यहाँ पे आधा ही दिया हुआ है, आगे का है, दशरथ सुत त्रिलोक बखाना राम नाम का मरम है आना। ये कबीर की पंक्ति है, जहाँ पे वो बताते हैं कि जो दशरथ के पुत्र हैं उनका तो बखान सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन जो राम नाम का मर्म है वो कुछ दूसरा है। तो इन्होंने जो दशरथ के पुत्र हैं राम, उनको नहीं लिया और एक निर्गुण राम की संकल्पना कबीर के यहाँ दिखती है। तो ये उक्ति कबीर की है। दूसरी पंक्ति है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। और अगली ही पंक्ति में रचनाकार का भी नाम है, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो ये मलुक दास की पंक्ति है। इसके अलावा अगली जो पंक्ति है, गुरु शिवाजी पंत दिखावा, ये पद्मावत से ली गई पंक्ति है, तो जिसके रचनाकार जायसी हैं। और गुरु शिवाजी पंत दिखावा, तो उसमें जो एक तोता है वो गुरु की भूमिका में है। तो ये इस पंक्ति के रचनाकार जायसी। और अगली जो पंक्ति है, द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी मंगल भवन अमंगलहारी, इसके रचनाकार तुलसी हैं। तो ऑप्शन ए जो है उसका थर्ड और बी का सेकेंड, ऑप्शन जो आपका 3 है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृत व्याकरण के लेखक का क्या नाम है? इसकी व्याख्या हम पहले कर चुके हैं एक प्रश्न के दौरान। हेमचंद प्राकृत व्याकरण के लेखक हैं और इसलिए उनको प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है, जो हमने पिछले प्रश्न में समझ लिया है, तो यहाँ पे समय जाया नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक कथन और कारण दिया गया है जिसके आधार पर आपको सही उत्तर चुनना है। तो कथन है, नूरजहां गंगा प्रसाद गुप्त का ऐतिहासिक उपन्यास है, हमीर गंगा प्रसाद गुप्त का सामाजिक उपन्यास है। तुम जानते हैं नूरजहां तो गंगा प्रसाद गुप्त का ऐतिहासिक उपन्यास है, लेकिन हमीर जो है वो सामाजिक उपन्यास ना होकर वो भी ऐतिहासिक उपन्यास है। 1905 में लिखा गया हमीर, संभवतः 1905 में ही लिखा गया। और इसके अलावा इनका एक उपन्यास वीर जयमल भी है, वो भी ऐतिहासिक उपन्यास है। वीर जयमल वो 1903 में लिखा गया है। तो नूरजहां, हमीर और वीर जयमल ये सभी गंगा प्रसाद गुप्त के ऐतिहासिक उपन्यास हैं। तो जो कथन ए है वो सही है और आर सही नहीं है। ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को व्याकरण में क्या कहते हैं? तो हम सभी जानते हैं, हमने बचपन से परिभाषाएं रटी हुई हैं कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, और जब दो पदों का मेल हो तो उसको समास कहते हैं ना। जहां पे दो वर्णों की बात होगी वहां पे संधि
और जहां पे दो पदों की बात होगी वहां पे समास। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नटौरा उपन्यास की लेखिका कौन है? ऑप्शन है उषा प्रियंवदा, अल्पना मिश्रा, चित्रा मुदगल और प्रभा खेतान। तो नटौरा उपन्यास चित्रा मुदगल की रचना है। इसके अलावा चित्रा मुदगल के और भी उपन्यास हैं, जैसे एक आवा उपन्यास बहुत प्रसिद्ध है, आप इसको ध्यान में रखें। इसके अलावा एक पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा, ये दो और इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं, तो आप इनको भी ध्यान में रखें। आवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा और नटौरा चित्रा मुदगल के उपन्यास हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तुलसीदास द्वारा राम भक्ति को पूर्ण प्रतिष्ठा, भक्ति, वीरता का वर्णन, ईश्वर के प्रति प्रेम किस शाखा से संबंधित है? तो आप देखें कि पहले ही बताया गया है कि तुलसीदास द्वारा राम भक्ति को पूर्ण प्रतिष्ठा, तो ये राम भक्ति शाखा में आपको मिलेगी। राम भक्ति शाखा से संबंधित है तुलसीदास, और उन्होंने राम की भक्ति को पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित किया। इसके अलावा भक्ति का भी वर्णन, और वीर गाथा काल की एक शाखा या जो वीर काव्य की एक धारा है, वो जो विलुप्त होती हुई धारा है, उसका भी प्रभाव भक्ति काल में था, तो वहां पे भी रचनाएं भी, वीरता का भी वर्णन हुआ उन रचनाओं में, और ईश्वर के प्रति प्रेम भी इस शाखा में उपलब्ध है। तो राम भक्ति शाखा ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक उक्ति है और रचनाकार का नाम पूछा गया है। उक्ति है अभिधा उत्तम काव्य है किसने कहा? तो ये इसका उत्तर है देव। देव कहते हैं कि अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन, मध्यम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। तो ये उनकी काव्य पंक्ति है जहां पे वो अभिधा को उत्तम काव्य मानते हैं और कहते हैं कि अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन, मध्यम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। तो इसके रचनाकार देव हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, एक कथन और दूसरा आर कारण के रूप में आपको उत्तर तलाशना है। कथन है कि राजकाज की भाषा के रूप में आज जो हिंदी प्रशासन में प्रचलित है उसे मानक खड़ी बोली कहते हैं, और कारण है कि हमारे संविधान में कहीं भी राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो राजकाज की भाषा के रूप में जो हिंदी प्रशासन में प्रचलित है, मतलब राजभाषा के रूप में जो हिंदी प्रचलित है, वो मानक खड़ी बोली है, ये बिल्कुल सही है। और जो खड़ी बोली है, जो हिंदी का मानकीकरण किया गया उसके लिए, तो वही हिंदी जो मानक हिंदी है खड़ी बोली, वो राजभाषा के रूप में प्रचलित है, और हमारे संविधान में कहीं भी राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये बहुत डाउटफुल स्टेटमेंट है। राष्ट्रभाषा दरअसल मूलतः जो हिंदी और अंग्रेजी को दर्जा दिया गया, ये जो भाषाएं हैं संविधान में, और भी जो भाषाएं हैं जिसमें मैथिली को भी शामिल किया गया, बाद में संथाली को भी शामिल किया गया, और भी बहुत सारी भाषाएं, तो उनको मूलतः राजभाषा का दर्जा दिया गया। राष्ट्रभाषा का दर्जा किसी भी भाषा को प्राप्त नहीं है, क्योंकि राष्ट्रभाषा से तात्पर्य वो होता है कि ऐसी भाषा जो आपके पूरे जो देश है उसकी संस्कृति को समाहित करे, सभी बोलियों की जो शब्दावलियां हैं उसमें हो, और जो सभी पूरे देश के जो लोग हैं वो उस भाषा को समर्थन दें, उस भाषा को बोलें, तो वो राष्ट्रभाषा होती है। और राष्ट्रभाषा का कॉन्सेप्ट हमारे संविधान में नहीं है, राजभाषा का कॉन्सेप्ट है। तो आपका कथन ए सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सिंधुर्मी का संधि विच्छेद है। पहला ऑप्शन है सिंधु प्लस उर्मी, दूसरा है सिंधु प्लस उर्मी, तीसरा है सिंधु प्लस उर्मी, और चौथा है सिंधु प्लस उर्मी। तो सिंधुर्मी का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सिंधु प्लस उर्मी। यहाँ पे छोटा उ मतलब उ और उ मिलकर बड़ा उ बनाते हैं। यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होगी, और ऑप्शन जो थर्ड है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है प्रभाकर, दूसरा है आत्मनेपद,
तीसरा है भला बुरा, चौथा है चंद्रशेखर। तो जैसा मैंने अभी एक प्रश्न के दौरान जिक्र किया गोबरीय समास का, उसमें मैंने उदाहरण भी चंद्रशेखर का दिया था। तो चंद्रशेखर अगर आप देखें तो चंद्र है शिखर पे जिसके, अर्थात शिव। चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव। मतलब यहाँ पे जो पहला पद है और दूसरा पद जो है वो मिलके एक तीसरे पद की सृष्टि कर रहे हैं, और वो जो तीसरा पद है वो प्रधान है, अर्थात शिव। तो यहाँ पे प्रधानता शिव की है, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास चंद्रशेखर में होगा। भला बुरा अगर आप देखें तो यहाँ पे द्वंद्व समास है, भला और बुरा दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व समास। तो इस प्रकार से ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा, चंद्रशेखर। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में भी एक कथन और एक कारण दिया गया है और आपको उत्तर तलाशना है। कथन है प्रथम वाक्य केवल एक उद्देश्य और विधेय रखता है, ऐसे वाक्य को साधारण वाक्य कहते हैं। उद्देश्य और विधेय का मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप मान के चलिए, अगर आप हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं तो। वैसे हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आपको हिंदी में समझना चाहिए, लेकिन कभी कभी शब्दावलियां ऐसी होती हैं। और कारण है साधारण वाक्य वह है जो एक प्रधान क्रिया रखे। तो दरअसल साधारण वाक्य वही है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो, एक उद्देश्य और एक विधेय। जैसे कुछ भी आप लिख लें, जैसे लिख लें सुनीता स्कूल जाती है, सुनीता स्कूल जाती है। तो इसमें एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है और एक प्रधान क्रिया है जाना। तो ये दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। कथन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से लक्षणाशक्ति से संबंधित नहीं है। पहला, मुख्यार्थ में बाधा होती है। दूसरा, लक्ष्यार्थ मुख्यार्थ से संबंध होता है। तीसरा है लक्ष्यार्थ किसी रूढ़ि या प्रयोजन के द्वारा लिया जाता है। और चौथा है वाच्यार्थ या मुख्यार्थ से संबंधित है। तो लक्षणाशब्द शक्ति में हम जानते हैं कि मुख्यार्थ में बाधा होती है और लक्ष्यार्थ लिया जाता है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है लक्ष्यार्थ मुख्यार्थ से संबद्ध होता है, लगभग वही बात है। तीसरा जो है लक्ष्यार्थ किसी रूढ़ या प्रयोजन के द्वारा लिया जाता है, जो हमने पहले बात की कि लक्षणा में दो प्रकार की लक्षणाएं होती हैं, रूढ़ी लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। तो कभी रूढ़ी के आधार पे लक्ष्यार्थ लिया जाता है, कभी प्रयोजन के आधार पे लिया जाता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन है वाच्यार्थ या मुख्यार्थ से संबंधित है, तो वाच्यार्थ या मुख्यार्थ से संबंधित होता है अभिधा, लक्षणा नहीं। तो ये चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और मूलतः प्रश्न है रीतिकाल के नामकरण को लेकर के। तो पहला है रीति काव्य। तो रीति काव्य आपको पता होगा कि यह नाम दिया जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अलंकृत काल कहा मिश्र बंधुओं ने, और कला काल कहा रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, और रीति काल नाम जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। तो ए का 4, बी का 1, ऑप्शन जो आपका थर्ड है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। रेखा चित्र विधा की जो रचनाएं हैं उनको उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो आप देखें, पहला ऑप्शन है महादेवी वर्मा, दूसरा माखनलाल चतुर्वेदी, तीसरा डॉक्टर नगेंद्र और चौथा कृष्णा शोभती। और उनकी रचनाएं चेतना के बिंब, मेरा परिवार, हम हशमत और समय के पांव। तो महादेवी वर्मा की रचना है मेरा परिवार, आप सभी ने याद की होंगी। और माखनलाल चतुर्वेदी की जो रचना है समय के पांव। डॉक्टर नगेंद्र की रचना है चेतना के बिंब, और कृष्णा शोभती की रचना है हम हसमत। तो ए का हो जाएगा सेकेंड, मतलब, और बी का हो जाएगा फोर्थ, मतलब ऑप्शन सेकेंड आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं और आपको उत्तर तक पहुंचना है। तो दोनों कथन सरल से हैं। पहला है कि प्रेमचंद प्रगतिशील सामाजिक चेतना के नए कहानीकार हैं। तो आपको ये नए कहानीकार हो सकता है परेशान करे, हालांकि वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। प्रेमचंद प्रगतिशील सामाजिक चेतना के कहानीकार हैं, पहला कथन सही है। और दूसरा है स्वयं प्रकाश 8वें दशक के चर्चित कहानीकार हैं। तो दोनों कथन सही है, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने का। भैया पॉज कर दीजिए। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। इसमें कुछ शब्द दिए हैं
और संधियां दी हुई हैं, हमको सुमेलित करना है कि कौन से शब्द में कौन सी संधि है। तो हम सबसे पहले संधि विच्छेद कर लेंगे और उसके बाद पता लगा लेंगे कि कौन से शब्द में कौन सी संधि है। तो अन्वेषण से शुरू करते हैं। अन्वेषण का संधि विच्छेद हो जाएगा अनु प्लस एषण, दूसरा पवित्र ओ धन इत्र, इसके बाद जलौध, तो जलौध में आपका हो जाएगा जल प्लस ओध, और उसके बाद चौथा वीरोचित का हो जाएगा वीर प्लस उचित। तो पहला जो अन्वेषण है उसमें अगर आप देखें तो छोटा उ मतलब उ और ए मिलकर वा की सृष्टि कर रहे हैं। तो दरअसल यण संधि, जिसका मैंने वहां पे एक हिंट दिया था, हम समझते हैं कि यण संधि क्या होती है। तो यण संधि में मूलतः अगर आप देखें तो उ या उ के साथ जब कोई भी स्वर मिले, तो वा की सृष्टि होती है, और जब ई या ई के साथ कोई भी स्वर मिले तो या की सृष्टि होती है, वहां पे यण संधि होता है। तो अन्वेषण में उ और ए जो कि एक स्वर है, उसकी सृष्टि से वा बन रहा है। तो अन्वेषण में जो संधि होगी वो यण संधि होगी। पवित्र में आप देखें ओ प्लस इत्र, मतलब ओ के साथ ई मिल रहा है और ई की सृष्टि हो रही है, मतलब अयादि संधि। इसके बाद जलौध में जल प्लस ओध, मतलब अ और ओ की सृष्टि से औ बन रहा है, अर्थात वृद्ध संधि, मतलब ऑप्शन सी का 4। और वीरोचित में वीर प्लस उचित, मतलब आ और उ की जो सृष्टि है उससे ओ का निर्माण हो रहा है, यानी गुण संधि। तो यहाँ पे ए का सेकंड और बी का फर्स्ट, ए का सेकंड बी का फर्स्ट, मतलब ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आचार्य भामा ने काव्यालंकार में काव्य सृजन का मूल हेतु किसे माना है। तो मुद्दा काव्य हेतु की बात हो रही है कि भामा ने काव्य हेतु क्या माना है। इसी प्रश्न को घुमा फिरा के कहा गया है, और भामा की रचना है काव्यालंकार। तो भामा ने प्रतिभा को काव्य हेतु माना है, एकमात्र काव्य हेतु माना है भामा ने। और वो कहते भी हैं काव्यम तु जायते, काव्यम तु जायते कस्य चित प्रतिभावता। वो केवल प्रतिभा को ही काव्य का हेतु मानते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार से ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। किस रीतकालीन कवि ने अभिधा को उत्तम काव्य कहा है। तो इसको हम पहले ही देख आए हैं। इसी प्रकार से 2 प्रश्न पूछ लिया गया, मतलब मूलतः एक ही प्रश्न है, 2 बार पूछ लिया गया है अलग अलग तरीकों से प्रश्न पत्र में। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, ये देव की उक्ति है, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। ऑप्शन है स्वयंभू, दूसरा है सरापाद, तीसरा है पुष्यदंत, और चौथा है अब्दुल रहमान। तो राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद को हिंदी का पहला कवि माना है, सरहपाद भी इनको कहा जाता है, तो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, उन कथनों के हिसाब को पढ़ के आपको उत्तर तक पहुंचना है। पहला कथन है, पारिभाषिक शब्दों का निर्माण भारत सरकार द्वारा गठित वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग नई दिल्ली निरंतर करता रहता है। दूसरा कथन है, शब्द निर्माण की प्रविधि और प्रक्रिया का संज्ञान प्राप्त करने के लिए
शब्दकोशों का आवश्यक अध्ययन, मतलब शब्दकोशों का अध्ययन आवश्यक नहीं है। तो आप देखिए कि पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के लिए भारत सरकार ने जो वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया है, ये सही है। दूसरा है कि शब्द निर्माण की प्रविधि और प्रक्रिया का संज्ञान प्राप्त करने के लिए शब्दकोशों का अध्ययन आवश्यक नहीं है। तो ये गलत है, बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि बिना शब्दकोशों के अध्ययन के आप जान नहीं पाएंगे कि जो शब्द है उसका निर्माण कैसे हुआ, और उस शब्द के बारे में जो ज्ञान है आपको नहीं प्राप्त होगा। तो कथन ए सही है, और जो दूसरा कथन है वो असत्य है। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है यण संधि का उदाहरण है। पहला है मतैक्य, दूसरा है सुरेश, तीसरा है अत्याचार, और चौथा है रजनीश। एक अगर आप ट्रिक से देखना चाहें यण संधि, तो जैसा मैंने कहा कि यण संधि में वा और या का निर्माण होता है। उ या उ के साथ कोई भी स्वर मिलेगा तो वा, और ई या ई के साथ कोई भी स्वर मिलेगा तो या का निर्माण होता है। तो अगर आप देखें इन चारों ऑप्शंस में से किस ऑप्शन के बीच में या आ रहा है, तो अत्याचार में बीच में या आ रहा है, तो ये उत्तर सही हो जाएगा 3। अगर आप अत्याचार का संधि विच्छेद भी कर लें, अति प्लस आचार, तो यहाँ पे आप देखें ई और आ मिल रहा है और इससे या की सृष्टि हो रही है, तो यण संधि है अत्याचार। ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। रचना है और उनके प्रकाशन वर्ष है, जीवनियां हैं कुछ। तो भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, जिसको शिवनंदन सहाय ने लिखा। शिवनंदन सहाय ने, और इसका जो रचना काल है वो 1904 है। कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है, प्रेमचंद के ऊपर लिखा उन्होंने, और इसका जो रचना काल है वो 1962 है। कमलेश्वर मेरे हमसफर, ये गायत्री जो उनकी धर्मपत्नी थी उन्होंने लिखा, और इसका जो रचनाकाल है वो 2005 है। और निराला की साहित्य साधना, जो निराला की जीवनी है, रामविलास शर्मा ने लिखी है। रामविलास शर्मा ने, उसका प्रकाशन काल 1969 है। तो ए का 4, ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खुमान रासो की भाषा है। खुमान रासो, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आचार्य शुक्ल के इतिहास में आचार्य शुक्ल ने जिन 12 ग्रंथों को वीर गाथा काल के लिए आधार बनाया, उनमें से खुमान रासो भी है, जिसके रचनाकार दलपत विजय हैं। दलपति विजय जिसके रचनाकार हैं, और इसकी जो भाषा है वो राजस्थानी है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 56 है कि जो शब्द सामान्य व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त ना होकर ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विषय और संदर्भ के अनुसार विशिष्ट किंतु निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। दरअसल बात हो रही है कि कोई ऐसा शब्द जिसका एक पार्टिकुलर अर्थ ही होगा, विज्ञान या तकनीकी के क्षेत्र में एक विशेष संदर्भ में उसका एक विशेष अर्थ ही होगा, तो वो क्या है, तो पारिभाषिक शब्दावली है। पारिभाषिक शब्दावली मूलतः एक शब्द जिसका एक कोई पर्टिकुलर अर्थ ही होता है, पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ध्वनि संप्रदाय के परिवर्तक आचार्य कौन है। तो हम सभी को पता है कि आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय का परिवर्तन किया। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आनंदवर्धन। भामा ने अलंकार संप्रदाय सृष्टि की। दंडी भी हालांकि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक नहीं है, लेकिन अलंकारवादी आचार्य हैं ये। दंडी अलंकारवादी आचार्य हैं। कुंतक ने वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तन किया। तो शायद पिछले किसी प्रश्न में मैंने वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक किसी और को बता दिया था। कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, आनंदवर्धन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने का है। रचनाएं हैं और उनके रचनाकार हैं, आपको सुमेलित करना है। तो पहली रचना है बादल की मृत्यु, जो कि एक एकांकी विधा की रचना है, राम कुमार वर्मा की।
एकांकी विधा की रचना इसको माना जाता है। दूसरा है पारिवारिक की प्रजा, जो शांति प्रिय द्विवेदी की रचना है। गुल की बन्नो एक कहानी है, धर्मवीर भारती की, एक दुनिया समानांतर में संकलित है। तो गुल की बन्नो कहानी है और धर्मवीर भारती रचनाकार हैं। काठ का सपना मुक्तिबोध की लंबी कहानी है। इसके अलावा सता से उठता आदमी भी इनकी कहानी है। सता से उठता आदमी ना, लंबी कहानियां मुक्तिबोध लिखते थे। और तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए का थर्ड, मतलब पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक कथन और एक कारण दिया हुआ है, आपको उत्तर तक पहुंचना है। कथन है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को कला काल नाम दिया, और कारण है कि मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। तो हम पहले चर्चा कर आए हैं कि रीतिकाल को कला काल नाम जो है दिया उन्होंने रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल कहा, और कारण सही है, मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। ये बिल्कुल सही है, ये गलत हो जाएगा। तो पहला कथन गलत है और दूसरा कारण है जो है वो सही है। तो कथन ऑप्शन 4 में दिया गया है कि कथन ए असत्य नहीं है। तो इस प्रकार से ये किसी भी ऑप्शन में उत्तर नहीं है ना। यहाँ पे अगर सत्य होता असत्य की जगह पे, तो ये ऑप्शन 4 सही हो जाता। वैसे ये क्वेश्चन का उत्तर नहीं है ऑप्शंस में, तो ये शायद संभवतः ड्रॉप भी हुआ है ये प्रश्न, क्योंकि इसका उत्तर नहीं है ऑप्शन में। शायद यहाँ पे असत्य के जगह पे सत्य करते तो ये ऑप्शन 4 सही होता। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रामकुमार वर्मा ने 9 नाथों के नाम बताए हैं। तो नाथ संप्रदाय में जो 9 नाथ हुए उनका नामकरण जो रामकुमार वर्मा ने जो उनके नाम दिए हैं उनमें से कौन कौन है। तो उनमें आदिनाथ है, गोरखनाथ है और मत्स्येंद्रनाथ है। रामनाथ और रविनाथ नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम उन्होंने बताए हैं, चौरंगीनाथ, चरपटनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, और भी बहुत सारे नाम हैं। कुल मिला के 9 हैं, तो आप उनको देख सकते हैं, जिनमें से आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ और चौरंगीनाथ, चरपटनाथ, ज्वालेंद्रनाथ ये प्रमुख हैं। इनको आप देख सकते हैं। तो ए, सी और ई सही हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड आपका। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। जयशंकर प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण नाटककार हैं। आपको इनकी सारे नाटक, इनकी सारी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए, वो भी क्रम से। तो इसमें ऑप्शन है ए घूट, सज्जन, है वदन, शायद हृदय वदन होना चाहिए, हृदय वदन, लेकिन कोई बात नहीं, है वदन लिखा है। और रक्षाबंधन, रक्षाबंधन हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है, हरिकृष्ण प्रेमी का, कृष्ण प्रेमी का। तो ये ऑप्शन डी तो एलिमिनेट हो गया, आप ये दोनों ऑप्शन गलत काट दें, बचे 2, ए और बी, ए और सी। तो हमको पता है एक घूट और सज्जन ये दोनों प्रसाद के नाटक हैं, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा प्रसाद के और भी बहुत सारे नाटक हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, कल्याणी, कल्याणी परिणय, और भी बहुत सारे, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। तो ये सभी आपको नाटक याद होने चाहिए, प्रकाशन वर्ष के साथ याद होने चाहिए, इस पे ध्यान रखें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है। ऑप्शन है सख्य, माधुर्य, प्रेम, दास्य। तो दरअसल जितने भी भक्त कवि हुए, तो उनके आधार पे कुछ कैटेगरीज बनाई गई कि उनकी भक्ति किस भाव की है। तो जैसे आपने एक उक्ति सुनी होगी कि कबीर कहते हैं कि मैं तो कूता राम का मुतिया मेरा नाम। तो अपने आप को जो ईश्वर है उसके समक्ष कुत्ते के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, मतलब ईश्वर से अपने को हीन दिखाना, ये दास्य भक्ति का उदाहरण है। तो एक तो दास्य भक्ति हो गया। दूसरा होता है माधुर्य भक्ति, जिसमें ईश्वर को अपना प्रेमी माना जाता है, उसको बोलते हैं माधुर्य भक्ति। तो अगर आप मीरा की भक्ति देखें, माधुर्य भक्ति और प्रेम मूलतः आप दोनों को एक में मतलब कोलैब कर सकते हैं। माधुर्य भक्ति मतलब वही है कि ईश्वर के प्रति प्रेमी का संबंध,
ना। तो ये मीराबाई की जो भक्ति है वो माधुर्य भक्ति के अंतर्गत आएगी। सख्य भक्ति वो है जिसमें आप ईश्वर को अपना सखा माने, मित्र माने। जैसे आप सूरदास की भक्ति को अगर आप देखें तो सूर के यहाँ सख्य भक्ति आपको दिखेगी और दास्य भक्ति आपको दिखेगी कबीर के यहाँ, तुलसी के यहाँ आपको दास्य भक्ति दिखेगी कि तुलसी जो उनका ईश्वर है, जो राम है, जो दशरथ सुत राम है, उनसे अपने आप को हीन मानते हैं। तो इस प्रकार से तुलसी की भक्ति दास्य भाव की है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक कथन है और आपको बताना है कि यह कथन किस विद्वान का है। कथन है कि तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तो दरअसल तुलसी के समन्वय के बहुत चर्चे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में। यह कथन तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और उन्होंने दिखाया कि तुलसी ने कैसे निर्गुण और सगुण का समन्वय किया। कहते हैं कि अगुने सगुने ने कुछ भेदा। और इसके अलावा भी और भी अगर आप देखें शैव और वैष्णव में उन्होंने समन्वय स्थापित किया और बहुत सारी चीजों में। तो इस प्रकार से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रहीम की रचना नहीं है। तो नगर शोभा, नवरस पदावली, मदनाष्टक, बरवे नाई का भेद, नाममाला। तो हम जानते हैं कि बरवे नाई का भेद, मदनाष्टक और नगर शोभा ये 3 रहीम की रचनाएं हैं। तो ए, सी और डी ये रहीम की रचनाएं हैं। और पूछ रहा है कि कौन सी रहीम की रचना नहीं है। तो नवरस पदावली और नाममाला मतलब बी और ई। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। ये दोनों रहीम की रचनाएं नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नायक नायिका का भेद निरूपण, विषय वासना के तिरस्कार, नक्सिक का वर्णन, ओज गुण और वीर रस की प्रधानता किस काल की प्रवृत्तियां हैं। तो अगर आप देखें कि वीर रस की प्रधानता तो आदिकाल में भी है। ओज गुण की प्रधानता जो आप देखें इसीलिए वीर गाथा काल उसको कहा गया। शुक्ल ने उसको वीर गाथा काल नाम दिया। एक मिनट, शायद ये विजुअल कम सही होगा क्योंकि फॉन्ट इसका छोटा है। मैं इसको बड़ा कर देता हूं। हाँ, अब शायद ये विजुअल होगा अच्छे से। तो नायक नायिका का भेद निरूपण, विषय वासना का तिरस्कार, नक्सिक का वर्णन, ओज गुण और वीर रस की प्रधानता किस काल की प्रवृत्तियां हैं। तो अगर आप देखें वीर रस की प्रधानता और ओज गुण की प्रधानता तो वीर गाथा काल में है, मतलब आदिकाल, जिसके आधार पर ही शुक्ल ने उसको वीर गाथा काल कहा। इसके अलावा आता है नक्सिक वर्णन। नक्सिक वर्णन दरअसल होता है कि नायिका का मतलब नायिका के विभिन्न अंगों का वर्णन करना। नक्सिक मतलब पैर के नाखून से लेके सिख मतलब मस्तक तक का वर्णन, उसको बोलते हैं नक्सिक वर्णन। अगला है विषय वासना का तिरस्कार और नायक नायिका भेद निरूपण। दरअसल नायक नायिका भेद निरूपण की शुरुआत होती है रीति काल से। अगर आप संस्कृत काव्य शास्त्र में देखें तो नाट्य शास्त्र में ही पहली बार दिखता है नायक नायिका भेद निरूपण, भरत मुनि ने किया। लेकिन हिंदी साहित्य में रीति काल में मूलतः नायक नायिका का भेद निरूपण है। नक्सिक वर्णन की भी प्रधानता रीति काल में आई काफी ज्यादा। और वीर रस की उस हिसाब से प्रधानता नहीं रही जिस हिसाब से आदिकाल में रही। लेकिन वीर रस की एक धारा, जो वीर काव्य लिखने की एक धारा थी, वो जो धारा मध्यम पड़ गई थी लेकिन फिर भी वो रीति काल में चल रही थी। तो क्योंकि पहला स्टेटमेंट है नायक नायिका का भेद निरूपण और नक्सिक वर्णन, तो ये रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित पुष्टि मार्ग में पुष्टि शब्द से क्या आशय है। ऑप्शन अनुग्रह, अनुराग, कीर्तन और अर्चना। तो हम सभी जानते हैं शुक्ल जी के साहित्य इतिहास में लिखा भी हुआ है कि जो पुष्टि मार्ग है उसमें पुष्टि मतलब होता है अनुग्रह। इसमें दरअसल पुष्टि मार्ग की जो शाखा है भक्त कवियों की, उसमें जो कवि होता है या जो भक्त है वो ईश्वर को अपने मतलब अपने आप को ईश्वर पे न्यौछावर कर देता है या अपने आप को ईश्वर पे आश्रित मान के चलता है और ईश्वर को अपना अनुग्रहित मान के चलता है। तो इस वजह से जो पुष्टि मार्ग है उसमें जो पुष्टि है उसका अर्थ है अनुग्रह, मतलब ईश्वर को अपने आप को ईश्वर पे पूरी तरीके से आश्रित कर देना। ये पुष्टि मार्ग के कवियों की विशेषता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सिनेमा का आविष्कार किसने किया।
जी मार्कोनी, जेम्स ऑगस्टस, थॉमस अल्वा एडिसन और डी टीसन। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने सिनेमा का आविष्कार किया, बल्ब का आविष्कार भी इन्होंने किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जहां प्रस्तुत से अप्रस्तुत का भी बोध हो तो वहां कौन सा अलंकार होगा? अप्रस्तुत प्रशंसा, समासोक्ति, अतिशयोक्ति, निदर्शना। तो सबसे पहले आप अगर देखें तो अतिशयोक्ति का अर्थ तो वो है कि जहां पे प्रशंसा के लिए कोई अद्भुत बात कह दी जाए, प्रशंसा के लिए कोई अद्भुत बात कह दी जाए, तो वहां पे होता है अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे कि यही कि मेरी प्रेमिका का जो चेहरा है वो चांद जैसा है, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है वहां पे। निदर्शना वो होता है जहां पे जो दो सामान्य वाक्य को एक वाक्य पे आश्रित कर दिया जाए ना, जैसे एक वाक्य है और उसके बाद दूसरा वाक्य है, उसको मतलब एक वाक्य को दूसरे पे आश्रित कर दिया जाए, हालांकि दोनों वाक्य हो समान ना। तो इस प्रकार से इसको मैं लिख देता हूं कि दो समान वाक्यों में एक वाक्य को दूसरे पर आश्रित कर देना। आश्रित कर देना। इसके बाद हम देखते हैं समासोक्ति। तो समासोक्ति का अगर आप संधि विच्छेद भी करें, समास प्लस उक्ति, तो जहां पे प्रस्तुत से अप्रस्तुत का बोध हो वहां पे समासोक्ति अलंकार होगा। ऑप्शन सेकंड इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के रस सिद्धांत का प्रथम व्याख्याकार किसे माना जाता है? दरअसल भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र के 6ठे अध्याय में पहली बार रस की व्युत्पत्ति का सूत्र दिया। उन्होंने कहा कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश रस निष्पत्ति, कि विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ये तो भरत मुनि ने बोल दिया, लेकिन इस सूत्र की व्याख्या बाद में रचनाकारों ने की कि निष्पत्ति का क्या अर्थ है। तो इस प्रकार से रस निष्पत्ति के जो व्याख्याकार हुए, उसमें जो अगर आप क्रम से देखें तो पहले जो व्याख्याकार आए उनको नाम है भट्ट लोलट। दूसरे आए श्री शंकुक, तीसरे आए भट्ट नायक और चौथे आए अभिनव गुप्त। इन्होंने जो उसकी व्याख्याएं दी वो अलग अलग व्याख्याएं दी। जैसे भट्ट लोलट की व्याख्या को उत्पत्तिवाद कहा जाता है, शंकुक की जो व्याख्या है उसको अनुमितिवाद कहा जाता है, अनुमितिवाद कहा जाता है। एक मिनट पॉज करते हैं। तो शंकुक की जो रस निष्पत्ति की व्याख्या है उसको अनुमितिवाद कहा जाता है। भट्ट नायक की व्याख्या को भुक्तिवाद, और जो अभिनव गुप्त की व्याख्या है उसको अभिव्यक्तिवाद कहा जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पूछा गया है कि भरत मुनि के रस सिद्धांत का प्रथम व्याख्याकार किसे माना जाता है, तो हमने देख लिया भट्ट लोलट। ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांश को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए का अभिमान है, बी गौरव तथा निजदेश, सी और मृतक समान, डी जिसको नहीं, और ई वह नर नहीं नरपस मिला है। तो अगर आप देखें कि पहला तो बी होगा कि जिसको नहीं, और बी होगा गौरव तथा निजदेश, उसके बाद सी होगा का अभिमान है, और उसके बाद होगा वह नर नहीं नरपस मीरा है,
और अंतिम में होगा और मृतक समान है। ये दरअसल मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती की पंक्तियां हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती। और वहां से पंक्तियां हैं कि जिसको नहीं गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। तो यहाँ पे सबसे पहले डी, फिर बी, फिर ए और फिर ई और अंत में सी। ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 71। प्रश्न है कि मिश्र बंधुओं ने प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय क्या माना है। दरअसल हम देखते हैं कि मिश्र बंधुओं ने जो काल विभाजन किया उसमें जो माध्यमिक काल है उसको वो दो भागों में बांटते हैं। पूर्व माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल और दूसरा है प्रौढ़ माध्यमिक काल। और इन्होंने जो इसका समय बताया है वो विक्रम संवत में बताया है। जो पूर्व माध्यमिक काल है उसका जो इन्होंने समय बताया है 1445 से 1560 विक्रम संवत। विक्रम संवत जो है वो ईस्वी से 57 साल आगे चलता है। मतलब अगर आप इस विक्रम संवत की डेट से 57 साल घटा दें तो आपको ईस्वी में जो तिथि है वो मिल जाएगी। आगे जो प्रौढ़ माध्यमिक काल है उसका इन्होंने समय बताया 1561 से 1680 विक्रम संवत। तो ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा, 1561 से 1680 विक्रम संवत, क्योंकि प्रौढ़ माध्यमिक काल का समय पूछा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सही क्रम में लगाइए। ये कुछ युग हैं हिंदी साहित्य के, उनको आपको सही क्रम में लगाना है। तो अगर आप देख लें तो सबसे पहले भारतेंदु युग, फिर उसके बाद आता है द्विवेदी युग 1900 से 1918, 1900 से 1918। इसके बाद आता है छायावाद युग जो 1918 से 1936। उसके बाद आता है 1937 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, तो 1937 से प्रगतिवाद। और उसके बाद प्रयोगवाद जिसका प्रवर्तन अज्ञेय ने किया, अज्ञेय को उसका प्रवर्तक माना जाता है। तो सबसे पहले हो जाएगा सी, और एक ही अगर आपको पता है तब भी आप एलिमिनेट कर पाएंगे। सरल सा प्रश्न है। ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ठेठ हिंदी का ठाठ के रचनाकार हैं। ऑप्शन है श्री ब्रजनंदन सहाय, सेकंड ऑप्शन है श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय, थर्ड है प्रेमचंद और फोर्थ है किशोरी लाल। तो आप सभी को पता होगा ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। और इनका प्रिय प्रवास एक बहुत महत्वपूर्ण जो महाकाव्य है। प्रिय प्रवास ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। प्रिय प्रवास इन्होंने लिखा था और ये मूलतः राधा कृष्ण जो कृष्ण काव्य आप इसको मान सकते हैं प्रिय प्रवास को। और तो इस प्रकार से श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध प्रिय प्रवास आप ध्यान में रखें, उनकी महत्वपूर्ण रचना है। आगे बढ़ते हैं। नाथ संप्रदाय में नाथों की संख्या कितनी मानी गई है। पीछे हम एक प्रश्न में बात कर आए हैं कि नवनाथों की संख्या, और राम कुमार वर्मा ने उनके क्या क्या नाम दिए हैं। वो नवनाथों का नाम जो राम कुमार वर्मा ने दिया उसकी भी हम चर्चा कर आए हैं, तो यहाँ पे समय जाया नहीं करेंगे। नाथों की संख्या 9 है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने का। सूची 1 है कवियों की और दूसरा है उनकी रचनाओं की। तो कबीर की जो रचनाओं का संपादन है वो बीजक नाम से धर्मदास ने किया, उनके शिष्य थे धर्मदास। इसके अलावा जो दादू दयाल की रचनाएं हैं उसका संपादन उनके शिष्य रज्जब ने हरडेवानी नाम से किया था। रैदास की रचनाएं सतभवनी में संकलित है और सुंदरदास की रचना है सुंदर विलास। तो ए का 1 और बी का 3, तो इस प्रकार से जो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये रहा 2024 का प्रश्न पत्र, और आप यहाँ पे
इस वीडियो के माध्यम से इस प्रश्न पत्र को समझ सकते हैं, क्योंकि किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए जो महत्वपूर्ण पक्ष होता है, जो महत्वपूर्ण तैयारी का एक पहलू होता है, वो होता है पिछले साल के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करना। वहां से आप पैटर्न को देखते हैं कि किस प्रकार से, किस भाग से सिलेबस के प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आशा है कि आप ये वीडियो देखेंगे तो समझ पाएंगे कि किस भाग से ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उस हिसाब से अपनी तैयारी को धार देंगे और अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी में चयनित होके वहां पे अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे ये 2024 के प्रश्न पत्र का वीडियो था। धन्यवाद।